हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं बॉयलर फीड पंप के बारे में, जो थर्मल पावर प्लांट का हार्ट माना जाता है। दोस्त, इस वीडियो को समझने के लिए सबसे अहम है हमारा बनाया हुआ वीडियो थर्मल पावर प्लांट का वर्किंग प्रिंसिपल। उसको जरूर आप देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप वीडियो देखें। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं फ्लो डायग्राम बॉयलर फीड पंप सर्किट का, ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व का प्रोसेस क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसा उसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में बताएंगे। बॉयलर फीड पंप का क्रॉस सेक्शन, इंटरनल व्यू, एक एक पार्ट के बारे में हम आज आपको समझाएंगे। दोस्त, जब वाटर लो प्रेशर के साथ में बॉयलर फीड पंप में एंट्री करता है तो इसमें मल्टी स्टेज होता है, कई सारे इंपेलर होते हैं। हर एक इंपेलर में प्रेशर लो से हाई की तरफ जाता है और आउटलेट में हाई प्रेशर वाटर फ्लो प्राप्त होता है। तो इसमें काउंटर रिएक्शंस डेवलप होते हैं हर एक इंपेलर में। तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग थ्योरी क्या होती है, एक टोटल डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको हम आज बताएंगे। दोस्त, आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, आप एंड तक जरूर देखिएगा और किसी पार्ट को आप मिस मत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीरिएटर में एयर कूल कंडेंसर से वाटर आता है। डीरिएटर में जो वाटर होता है उसको प्री हीट करने के लिए टरबाइन से ही ब्लीड करके स्टीम लिया जाता है, जहां पर डीरिएटर में करीब 150 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन कर लिया जाता है। डीरिएटर में मोस्टली जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, CO2 है, इस वेंट के द्वारा ऑटोमेटिक बाहर निकल जाती है और यूजफुल वाटर जो हार्मफुल नहीं होता है, जिसमें कुछ भी कोरोजन रेट नहीं होगा वाटर में, ऐसा वाटर डीरेटर में फिलअप रहता है। डीरेटर से वाटर जाता है बॉयलर फीड पंप में। डीरेटर करीब 15 से 20 मीटर सक्शन हेड एज पर रिक्वायर्ड हाइट के हिसाब से वो टॉप फ्लोर पे रहता है। जनरली बॉयलर फीड पंप ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, तो जिससे डीरेटर द्वारा हाइड्रोस्टैटिक हेड मेंटेन किया जाता है, जो कि बहुत ही सहायक होता है बॉयलर फीड पंप इनलेट फीडिंग के लिए। डीरेटर से वाटर डिस्चार्ज होता है बॉटम से, यहाँ पर मोटराइज कंट्रोल वाल्व लगे हैं। इसके बाद वाटर जाता है कोनिकल स्ट्रेनर में। अगर कुछ भी पार्ट डीरेटर में रस्ट के फॉर्म में या कुछ फॉरेन पार्टिकल रह जाते हैं, वो यहाँ पर कोनिकल स्ट्रेनर में इकट्ठा हो जाएगा। इसके बाद वाटर जाता है बॉयलर फीड पंप में। बॉयलर फीड पंप में वाटर का प्रेशर इंक्रीज होता है। इनलेट में प्रेशर 5.5 ATA तक रहता है और जो आउटलेट में प्रेशर करीब 115 या 140 ATA तक रहता है एज पर रिक्वायरमेंट। आउटलेट में ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व लगे हुए हैं। यहाँ से सर्टेन अमाउंट का वाटर जो पंप के रिलायबिलिटी, पंप की सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, वो डीरेटर में जाता रहता है। इंपेलर डिफ्यूजर पंप की सेफ्टी के लिए बैलेंसिंग लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर कनेक्ट है डीरेटर से। प्रेशर वाल्व लगे हैं जिसका सेट प्रेशर 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक है। डिस्क चेक वाल्व लगा हुआ है। नॉन रिटर्न वाल्व, वाटर फ्लो वन डायरेक्शन में होगा। ऊपर से बैक प्रेशर अगर कुछ आता है वो इफेक्ट नहीं डालेगा पंप में। ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व से होता हुआ वाटर अगेन HP हीटर में जाता है। HP हीटर में वाटर का टेम्परेचर और फर्दर इंक्रीज किया जाता है। जो हॉट स्टीम यूज किया जाता है वो टरबाइन से ही ब्लीड करके लिया जाता है, जिसका टेम्परेचर है 321.6 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर रहता है वो 17.7 ATA तक रहता है। HP हीटर में हीट ट्रांसफर होता है वाटर और स्टीम का, जिससे जो आउटपुट वाटर है उसका टेम्परेचर करीब 204 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और फिर वाटर जाता है इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर के बाद बॉयलर में, बॉयलर के बाद में स्टीम टरबाइन में, स्टीम टरबाइन के बाद में अगेन कंडेंस होके वाटर स्टोरेज टैंक में कलेक्ट होता है। अगेन वहां से पंप करके अगेन डीरेटर में आता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। में एक पंप जिसकी कैपेसिटी है 78.9 मीटर क्यूब पर आवर, जो मॉडल है HGC 3/15 का है। ये हेड मेंटेन करता है 1380 मीटर का। मैक्सिमम स्पीड है 2980 RPM, जो इसका साफ्ट पावर है फुल एफिशिएंसी पे, फुल पावर पे 396 किलोवाट है। जो यहाँ पर मोटर लगा हुआ है 500 किलोवाट का लगा हुआ है। ST मोटर है, 11,000 वोल्ट का है। मोटर और पंप के बीच में कपलिंग लगा रहता है, तो यहाँ पर कर्व टूथ कपलिंग लगा हुआ है जो लवजॉय LFG 103/105/210 का है। जैसे जैसे हायर कैपेसिटी में जाते हैं, हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको 30 मेगावाट प्लांट के लिए। अगर 30 मेगावाट से 60 मेगावाट, 150 मेगावाट हायर, जैसे जैसे हायर कैपेसिटी में जाते हैं, तो ये मोटर और पंप के बीच में हाइड्रोलिक कपलिंग भी लगा रहता है।
जो कि हम आगे चल के अगेन इस टाइप के बॉयलर फीड पंप के बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे, उसके मेंटेनेंस, ऑपरेशन, सारा पॉइंट हम कवर करेंगे। Design feature of boiler feed pump: horizontal multi-stage barrel casing, single suction and radial flow, high efficiency, fully cartridged construction, stiff shaft design, thermal shock capability, hence no warm up, balanced drum and tilting pad, thrust bearing for axial thrust, first stage impeller erosion करीब 40,000 आवर मिनिमम रहता है, शाफ्ट सीलिंग बाय मैकेनिकल सील, कंपैक्टेबल मटेरियल फॉर रोटेटिंग एंड स्टेशनरी पार्ट्स। टोटल पंप के बारे में दोस्तों हम डिस्क्राइब करते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इनलेट पाइपलाइन, आउटलेट पाइपलाइन, ड्राई बेंड, नॉन ड्राई बेंड साइड। दोस्त वाटर यहां से एंट्री करता है, सबसे पहले आता है कोनिकल स्ट्रेनर में, जिसकी कैपेसिटी है 200 NB और लेंथ 610, जो मेश साइज है 0.5 इंटू 0.25 mm। वाटर में अगर कुछ भी फॉरेन पार्टिकल है, कंटेमिनेशन है, वो इस स्ट्रेनर में इकट्ठा हो जाएगा। इनलेट और आउटलेट में प्रेशर स्विच कनेक्ट रहता है, जिससे इनलेट और आउटलेट के बीच में जो भी डिफरेंशियल प्रेशर है वो पता चलता रहता है। अगर डिफरेंशियल प्रेशर करीब 0.1 से लेके 0.2 तक है, तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई भी जैमिंग टेंडेंसी नहीं है कोनिकल स्ट्रेनर में। लेकिन जैसे ही 0.2 से हायर में जाते हैं 0.3, 0.4, 0.5 तक, इसका मतलब है कार्ट्रिज को इमीडिएट बॉयलर फीड पंप को स्टॉप करके कोनिकल स्ट्रेनर को क्लीन किया जाता है। हर प्लांट में एक स्टैंड बाई पंप होता है, तो स्टैंड बाई पंप अगेन स्टार्ट करके जो वर्किंग पंप है उसको बंद करके कोनिकल स्ट्रेनर को क्लीन किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंशियल स्विच लगे होते हैं, प्रेशर स्विच लगा हुआ है। ये टोटल जो भी रीडिंग है वो CCR डेस्कटॉप पे पता चलती रहती है प्रेशर ट्रांसमीटर के थ्रू। जैसे ही वाटर इनलेट होता है, इनलेट वाटर प्रेशर के लिए प्रेशर गेज लगा हुआ है, प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है। प्रेशर गेज से आप फील्ड में देख सकते हैं कि कितना प्रेशर इनलेट का है, और प्रेशर ट्रांसमीटर से CCR में इंडिकेशन पता चलता रहता है। जो प्रेशर गेज का रेंज है वो 0 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। इसके बाद वाटर जाता है रोटेटिंग इम्पेलर में। इम्पेलर इट रोटेट्स द मास ऑफ फ्लूइड विद द पेरिफेरल स्पीड ऑफ इट्स वेन टिप्स, देयरबाय डिटरमाइनिंग द हेड डेवलप और द पंप वर्किंग प्रेशर। तो इम्पेलर हेड डेवलप कितना हमको हेड तक लेके जाना है या मैक्सिमम कितना हमको वर्किंग प्रेशर चाहिए, वो प्रेशर मेंटेन करके इंपेलर देता है। डिफ्यूजर इट्स कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इनटू द प्रेशर एनर्जी। जो इंपेलर से डिस्चार्ज होके फ्लूइड आता है एंट्री पॉइंट, यहां से वाटर एंट्री करता है और इस पेरिफेरल पॉइंट से वाटर हाई प्रेशर के साथ में डिस्चार्ज होता है। इस प्रेशर यहां से निकला हुआ काइनेटिक एनर्जी इस डिफ्यूजर में आता है। डिफ्यूजर में इमीडिएट काइनेटिक एनर्जी चेंज होके प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर वाटर का प्रेशर इंक्रीज होता है, फिर डिफ्यूजर से होता हुआ 1 by 1 मल्टी स्टेज। दोस्त यहाँ पर टोटल स्टेज है 14, तो टोटल 14 नंबर इंपेलर, 14 नंबर डिफ्यूजर का पूरा सेट होता है। फिर आउटलेट में वाटर जाता है विद हाई प्रेशर के साथ में। जितने भी स्टेज हैं, एक स्टेज में करीब 10 से 15 kg तक का प्रेशर इंक्रीज होता है और आउटलेट में आते आते वो प्रेशर करीब 140 बार तक चला जाता है। आउटलेट का प्रेशर बहुत ही जरूरी होता है, उसके लिए प्रेशर स्विच लगा हुआ है। इसकी सेटिंग होती है 145 बार के नीचे अगर हमारा प्रेशर होता है सिस्टम में, तो वहां पर CCR में उसका इंडिकेशन पता चलता रहता है। फील्ड में कितना प्रेशर चल रहा है वो प्रेशर गेज लगा रहता है फील्ड में, जिसकी कैपेसिटी 0 से लेकर 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक है। अगर प्रेशर गेज में 140 बार 145 बार तक दिखा रहा है, मतलब सिस्टम ओके है। फिर वाटर जाता है ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व में, जिसका मॉडल है TDM 108। इनिशियल में जो ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व का लीवर है वो फुल क्लोज कंडीशन में रहता है और वाटर का ओरिएंटेशन बाईपास के थ्रू ये डेरिएटर में जाता रहता है। This automatic recirculation valve is flow actuated valve, which automatically maintains the minimum flow required for the reliability of pump, thus protects the centrifugal pumps against overheating, loss of stability and cavitation। इसके अलावा सबसे अहम होता है जब इनिशियल में बॉयलर फीड पंप को चलाना रहता है, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो इसमें प्राइमिंग होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर में अगर कैविटेशन फॉर्मेशन है तो वो बहुत ही घातक हो सकता है। ओवर हीटिंग होगा, वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, इंपेलर डैमेज भी कर सकता है, इरोजन रेट बहुत हाई रहेगा। तो उसके लिए सबसे अहम रोल अदा करता है
ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व। इनलेट में रेड कलर का लीवर रहता है जो कि वो फुल क्लोज कंडीशन में होता है। ये टोटल स्प्रिंग सिस्टम फुल क्लोज रहता है। इनिशियल में वाटर यहां से इनलेट पे एंट्री करता है और बाईपास होके ये डीरेटर में जाता है। इनिशियल में ये वाल्व ओपन रहता है जिससे वाटर सर्टेन हेड तक हमेशा भरा रहता है। तो इस पंप के लिए प्राइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इमीडिएट बॉयलर फीड पंप जब चलाया जाता है तो 4 to 8 सेकंड के बीच में ही बॉयलर फीड पंप अपने फुल इफिशियंसी तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे पंप की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, लीवर ऑटोमेटिक ओपन होता चला जाता है और जब फुल कंडीशन में आता है तो लीवर टोटल बाईपास क्लोज हो जाता है और फुल कैपेसिटी के साथ में वाटर एचपी हीटर इकोनोमाइजर से होता हुआ बॉयलर में जाता है। दोस्त, जैसे जैसे वाटर इंपैलर में जाता है वैसे वैसे हर स्टेज में वाटर का प्रेशर बढ़ता रहता है। तो इससे एक डिफरेंशियल प्रेशर जनरेट होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए टोटल बैलेंसिंग सिस्टम है, वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। बैलेंसिंग थ्योरी। वाटर लो प्रेशर के साथ में सेंट्रीफ्यूगल पंप में एंट्री करता है। ये इनलेट है, यहां से इंपैलर के द्वारा वाटर एंट्री करता है और डिफ्यूजर से होता हुआ अगेन सेकंड नंबर इंपैलर में आता है। तो इंपैलर 1 और इंपैलर 2 के बीच में प्रेशर डिफरेंस हो। अगर मान लीजिए इंपैलर 1 में प्रेशर 5 बार है तो करीब करीब जो इंपैलर 2 से पहले वो प्रेशर करीब 15 बार तक का हो जाता है। तो ड्यू टू द डिफरेंशियल प्रेशर एक्टिंग ऑन द इंपैलर The rotating assembly is subjected to axial thrust। तो इंपैलर 1 और इंपैलर 2 के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो एक्सियल थ्रस्ट जनरेट करेगा, वो रिएक्टिव प्रेशर होगा, वो F1। ऐसे ही जब इंपैलर 2 और इंपैलर 3 के बीच में आएगा तो अगेन प्रेशर अगर यहाँ इनलेट पे 15 बार है तो आउटलेट पे करीब 30 बार हो जाएगा। तो 30 बार का प्रेशर अगेन बैक रिएक्शन देगा, वो F2 होगा, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो यहाँ भी एक बैक रिजल्टेंट प्रेशर जनरेट होगा, वो F2 के रूप में। तो द बैलेंस ड्रम लोकेटेड एट द नॉन ड्राइव एंड इज डिजाइन टू कीप दीज फोर्सेस न्यूट्रलाइज्ड एंड द ओनली द रेसिडुअल थ्रस्ट रिमेन which is taken up by thrust bearing। तो ऐसे ही ऐसे इंपैलर 2 से इंपैलर 3, इंपैलर 3 से इंपैलर 4, इंपैलर 4 से इंपैलर 5, इंपैलर 5 से इंपैलर 6 एंड सो ऑन। तो जितने भी रिजल्टेंट रिएक्टिव फोर्स हैं F1 से लेके F9 या इस कंडीशन में F14 तक का टोटल रिजल्टेंट को बैलेंस करने के लिए, उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बैलेंस डिस्क लगाया होता है सेम प्रेशर में। तो सबका रिजल्टेंट जो फोर्स है, प्रेशर है, उतने ही साइज तक का बैलेंस डिस्क लगता है जो कि F के रूप में, और इसको मेंटेन करने के लिए थ्रस्ट बेयरिंग लगी होती है तो आगे बढ़ने नहीं देता है। दोस्तों, जो बैलेंस डिस्क है और टॉप सरफेस फिनिश केसिंग है, इन दोनों के बीच में करीब 0.2 से 0.3 तक का गैप होता है। ये टोटल टाफ प्लस बैलेंस डिस्क आपस में रोटेट करता रहता है जस्ट फ्लूइड के ऊपर में, और यहाँ से फ्लूइड बाईपास होके बैलेंसिंग लाइन में जाता है। अगर बैलेंस डिस्क कभी कभी 3-4 साल ऑपरेशन के बाद में धीरे धीरे घिस जाता है, अगर ये यहाँ पर 0.5 से 1 mm से लेके 2 mm तक का भी गैप जनरेट हो जाता है तो आउटलेट का जो प्रेशर है बैलेंसिंग लाइन का वो सर्टेन इंक्रीज कर जाता है। अगर मान लीजिए इनलेट पे प्रेशर 4 बार है और बैलेंसिंग लाइन का प्रेशर हमको मिल रहा है करीब 10-12 तक मिलने लगा, इसका मतलब यह है कि जो बैलेंसिंग डिस्क है वो वियर हो चुका है, उसको इमीडिएट रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही वाटर फिर आउटलेट में हाई प्रेशर के साथ में जाता है। तो इस फिगर में देख सकते हैं ये बैलेंस डिस्क यहाँ पर लगा हुआ, थ्रस्ट बेयरिंग लगा हुआ है, जो वाटर है वो बैलेंसिंग लाइन से होता हुआ डीरेटर में जाता है। यहाँ भी प्रेशर गेज लगा हुआ है, जो फील्ड में आप प्रेशर देख सकते हैं कि बैलेंसिंग लाइन का प्रेशर कितना है। फील्ड में सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है, अगर 12 kg/cm स्क्वायर से ज्यादा बैलेंसिंग लाइन का प्रेशर है वो तुरंत एक्ट हो जाएगा। नॉन रिटर्न वाल्व, डिस्क चेक वाल्व भी लगा रहता है। ड्राई विंड साइड में एक जनरल बेयरिंग लगा हुआ है, वो टोटल ऑयल से फिलअप रहता है। ऑयल को कूल करने के लिए कूलिंग वाटर का सर्कुलेशन होता है, करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक का कूलिंग वाटर का सर्कुलेशन होता है, जो कि मेंटेन करके रखता है ऑयल टेम्परेचर को करीब 50 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ड्राई विंड साइड के हाउसिंग में वाइब्रेशन सेंसर लगा होता है, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन सेंसर, वर्टिकल वाइब्रेशन सेंसर प्लस एक्सियल वाइब्रेशन सेंसर। तो यहाँ पर एक वर्टिकल सेंसर लगा हुआ है, लेकिन एक्सियल और हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन सेंसर भी बहुत ही उपयोगी होता है। यहाँ पर RTD लगा रहता है, जो कि ऑयल का टेम्परेचर CCR में इंडिकेशन के रूप में पता चलता रहता है कि कितना
टेम्परेचर है ड्राइव साइड व्हीरिंग कॉइल का। फील्ड में भी टेम्परेचर गेज लगा रहता है। पंप से कोई लीकेजेज ना हो इसके लिए रोबस्ट मैकेनिकल सील लगा रहता है, जिसमें ओरिंग वीटोन का लगा रहता है जो कि हाई टेम्परेचर पे भी विदस्टैंड कर सके। क्योंकि जो फीड वाटर टेम्परेचर है ऑलरेडी 150 डिग्री सेल्सियस का है और चर्निंग के साथ साथ में वाटर का टेम्परेचर और सर्टेन 1-2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। तो इसके लिए जो मैकेनिकल सील है रबड़ का होता है, उसके लिए भी वाटर कूलिंग जैकेट लगा रहता है डिस्क में ही, जो कि वो मैकेनिकल सील को कूल करता रहता है। सेम ड्राइव इन अरेंजमेंट की तरह नॉन ड्राइव इन साइड में भी है। यहाँ पर 2 डबल रेडियल वीरिंग लगा हुआ है, उसका भी ऑयल कूलिंग वाटर कूलिंग अरेंजमेंट जैकेटिंग होती है। जो जनरल वीरिंग है उसका भी वाटर कूलिंग अरेंजमेंट जैकेटिंग होती है, जो कि ऑयल टेम्परेचर को हमें कूल करके रखता है। यहाँ भी मैकेनिकल सीलिंग अरेंजमेंट है और मैकेनिकल सील को कूल करने के लिए वाटर कूलिंग जैकेट लगा रहता है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।